सेंटर फैसल रजा अब्दी आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। बहुत सारी रिसर्च थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। आपने कहा भी कि ये वक्त ज़ाया हो जाएगा, इतनी चीज़ों लोगों को हम बता रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त सही वक्त है। ये अखंड भारत जो है सर, इसके ऊपर आज आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुसलमान घुस बैठिए हैं और इनकी दौलत कैसे आप मुसलमानों में बांटेंगे, और फिर आपको पता है वहाँ किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं। शुक्रिया मेरी मोहतरम बहना, आपने मौका दिया। 26 नवंबर 2026 में देखें, हमने ये प्रोग्राम किया था 18 नवंबर 2023 को, द फॉल ऑफ अखंड भारत। अखंड भारत पे नहीं किया था हमने, द फॉल ऑफ अखंड भारत पे किया था कि 26 नवंबर 2026 को इसकी मैशियत पाश हो जाएगी। और एक और नतीजा दिया था कि 26 नवंबर 2026 को पाकिस्तान पे 1 रुपया कर्जा नहीं होगा। हाँ, ये भी कह रहे थे आप। ये पाकिस्तान उस वक्त जंग में होगा, सूरत हाल अजीब होगी, कारोबार ज़िंदगी नहीं होगी, तो उस वक्त ये दावा कि पाकिस्तान की ऐसी हालत के अंदर ये कर्ज से कैसे निकलेगा, उस पर आज डिटेल जी वो हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुस्तकबिल है, हाँ जी, वो इसी जंग से मुंसलिक है जो फ़लस्तीन और इसराइल की चल रही है। अच्छा? इसी से है, दोनों पैटर्न इधर ही से हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहीं से इंडिया की बर्बादी है और यहीं से पाकिस्तान के लिए अल्लाह का वो बेशबा कीमती तोहफ़ा है, जिसको ये पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ के करता धरता किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। ये लाख कोशिश कर लें, पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से नहीं निकाल सकते, अलावा इसके कि अल्लाह ने इसका फैसला कर रखा है कि उस ममलिकत को कर्ज से बाहर फेंकेगा। तो उस पर हम आज चलते हैं। देखें, 16 अक्टूबर 2010 को हमने एक रिसर्च का आगाज़ किया, वर्ल्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान को कर्ज से निकालने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि सियासतदानों के मिजाज को देख रहे थे, वहाँ ऐवान सदर में थे, पार्लियामेंट में थे। हाँ। ये यकीन हो गया कि ये इस लायक ही नहीं है, इस लायक ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। 2023 को हमने 16 दिसंबर 2023 को इसको कंप्लीट किया और टीवी पे आके ये ऐलान किया कि 2018 के बाद 3 रुकनी ब्लॉक आएगा, ईरान, रशिया और चाइना। ठीक है। और दुनिया, पाकिस्तान ने फैसला करना है कि उसने कहाँ खड़ा होना है, तो पाकिस्तान अब फैसले पे। हाँ। और साथ ही कहा कि 2023 के बाद ये अमेरिकी डॉलर जो है ये नालियों में बहेगा, इसको कोई उठाने वाला नहीं। आपने मेरे प्रोग्राम में भी कही, मैं कहता आया 10 साल इसकी मैंने, क्योंकि आप कहना काफ़ी नहीं होता, इस पर फिर अमल भी करना होता है, इस पर मेहनत करनी होती है, इस पर जेलें भुगतनी होती है, इस पर तबाही मिलती है, इस पर बर्बादी मिलती है। क्योंकि मैं और आप देखें, वो जो जंग लड़ रहे हैं, मिसाइल चला, कोई मरा जिया, कोई शहीद हुआ, कोई गाजी हो गया, लेकिन जो मैं और आप प्रोपेगेंडा वॉर लड़ रहे हैं ना, इसमें रोज़ जीना है और फिर रोज़ मरना है। ये ताहयात जब तक आप चलोगे आपकी दुश्मनियाँ चलती रहेंगी। आपके अल्फाज आपके लिए दोस्त भी बनाते हैं और दुश्मन भी बनाते हैं। मौला अली का इसमें मशहूर कॉल है कि अली की हक गोई ने उसको किसी का दोस्त न छोड़ा। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। बहरहाल, पूरी दुनिया की अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क की एक करेंसी होती है। पाकिस्तान का जैसे रुपया जी, इंडिया का रुपया, दिरहम, रियाल, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि हर मुल्क की 2 करेंसियाँ होती हैं, एक रुपया, एक डॉलर, एक रियाल, एक डॉलर, एक यान, एक हर जगह डॉलर जो है वो अलावा एक मुल्क के, और वो है अमेरिका। ठीक है। अच्छा, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि डॉलर का मालिक खुद अमेरिका भी नहीं है, फ्रेंचाइज है उसके पास। ठीक है, ओके, ये एक हकीकत, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, डॉलर को अपनाने की पादाश के अंदर 3 अमेरिकी सदर ने आवाज उठाई और तीनों मारे गए, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे इब्राहिम लिंकन 1965 पे हेडशॉट। डॉलर को अपनाने की बात की, 3 दिन बाद ही उसको एक तकरीब के अंदर गोली मार दी, मारने वाले को उसी जगह मार दिया गया, किस्सा तमाम हो गया। लाइक जो हमारे पाकिस्तान में होता है। नंबर 2 रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, 1945 में इसको भी मार दिया गया। अच्छा। नंबर 3 जॉन एफ कैनेडी। हाँ, मैं कहती हूं, उनका मैंने पढ़ा। उसका एक बयान था जो उसकी मौत का सबब बना कि जो लोग पीछे बैठ के हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे। उसकी हुकूमत चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तारीख का ये जुमला साबित करता है कि अमेरिका के जितने सदर और हुक्मरान हैं वो हमारे वालों के जैसे नहीं। और वैसे भी ये फिनोमेना क्लियर भी हो गया, बहुत क्लियर हो गया ना, ये खत्म हो गई बात। जो है अमेरिका का वो एक कठपुतली है, हाँ, वो कठपुतली जैसे हमारे ये कठपुतली बैठे हैं, ऐसे वो भी हैं, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, हमारे जैसे पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल जी। उस दिन मैं आपको ये बताऊं कि 2013 में ही मैं ये जान गया था कि यूएसए को इसराइल की जरूरत नहीं है। ये गलत फिनोमेना है आप लोग के जहन में। इसराइल को, हाँ, अमेरिका की जरूरत इसराइल है। ठीक है। इसराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को जरूरत है इसराइल की। अमेरिकी सियासत और हुक्मरानों का जो मंबा है बेशक अवाम है, अवाम में उनकी हुक्मरानी है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के पास है।
इसराइल पे उनकी ग्रिप है, अमेरिका की नहीं, अमेरिकन सियासतदानों की नहीं। अब बहरहाल डॉलर और अमेरिकन इंतज़ामिया जिसके हाथ के अंदर तिनकी की तरह नाच करते हैं, आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स है जो डॉलर का मालिक है? उसका नाम है रोथशाइल्ड, द हाउस ऑफ रोथशाइल्ड एंड सन। ये मालिक हैं जी, और इसके जो है ना पिछले 200 साल से ये राज कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बताऊं कि जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तहरीर पीछे जाएंगी तो यहाँ से जो लूट का माल बर्र सगीर पाक और हिंद से लूटा गया और दर्जनों जहाज़ों में सोना और हीरे जवाहरात ले जाए गए, वो ले जाके पूरा उसको ग्रिप किया और उसके बाद दुनिया के अंदर एक आलमी करेंसी को मजबूत करके राइज किया जिसका नाम डॉलर। अच्छा, क्योंकि हर चीज़ का होता है। अब रोथशाइल्ड मालिक किसका है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बंदेज बैंक, जर्मन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सारे गवर्नर वही यहाँ पे लेके आता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। ठीक है। अच्छा, इसके शेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंस्टाग्राम, फलां एक्स, ये जो आप ट्विटर का नाम लेते हैं, इसके शेयर्स हैं। अच्छा, इसका बैंकिंग निज़ाम इसने राइज किया पूरी दुनिया में, सूदी निज़ाम इसने राइज किया, क्रेडिट कार्ड इसने राइज किया। मतलब दुनिया का अगर कोई हाकिम है, कायनात का हाकिम अल्लाह है, दुनिया का हमारे ईमान में मालिक और हाकिम भी अल्लाह है, लेकिन दज्जाल का ये जो सबसे बड़ा खलीफा है दुनिया के अंदर, हकीकत में तो दुनिया यही चलाता है, और वो है रोथशाइल्ड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी असलह के कारखाने हैं, जितने शिपिंग लॉजिस्टिक है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, जेट प्रोजेक्ट हैं, इवन के हर चीज़ इसके मैकेनिज्म में चल रही है, इसके मैकेनिज्म के तहत ये पूरी दुनिया चल रही है और चलाई जा रही है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है मकरूज़ करता है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है वो इसकी आंख है जो उस पर नज़र रखती है, जिसका काम है खून चूसना, जैसे कि आजकल आपका चूसा जा रहा है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं हमें, बहरहाल आपकी मर्ज़ी। अब इसराइल जो बसाया गया है ना, इसका जो मिशन है वो हैकल सलमानी है। ठीक है। मस्जिद अक्सा को गिराना और हैकल सलमानी को तामीर करना इस सोच की मिल्कियत है। हैकल सलमानी को बसाने के लिए इसने इसराइल बसाया, यहूदियों को ला ला के आबादकारी कराई वहाँ पे, और उसके बाद यहूदियों के हाथों मुसलमानों का कत्ल, सैनियों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम कराया। दर हकीकत इसराइल के जो गिरदो पेश, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत, ग्रेटर अफगानिस्तान, इसके जहन का शाखसाना है। ये है उसका मास्टरमाइंड। ना अमेरिका है, ना इंग्लैंड है, ना कनाडा, ये उसके छोटे छोटे वजीर हैं, नेतन्याहू, ताजे बरतानिया, अमेरिकन सदर, ये उसके वजीर हैं, लेकिन हकीकत में जो बादशाह है इस वक्त दुनिया का वो रोथशाइल्ड है। बहरहाल, अब मैं आपको ये बात खुल के आगे लेके चलता हूँ कि हमारे लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो है जो आगे आई वो है, अगर आप दुनिया में जीना चाहते हैं और बसना चाहते हैं तो दुनिया के अंदर वहाँ जंगें लगना शुरू हुई जहाँ जहाँ डॉलर की हाकिमियत को चैलेंज किया गया, चाहे वो कोई भी हो। जिस मुल्क ने मुल्क से साथ ट्रेड करने की कोशिश की उसका कत्ल हो गया। अनवर सादात, जमाल अब्दुल नासिर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी के दिमाग के तहत कत्ल किए गए दुनिया भर के अंदर, इवन के शाह फैसल भी। अच्छा, शाह फैसल वो वाहिद सऊदी हुक्मरान थे जिनकी हर दौर के अंदर इज्जत है। आज हमारे लिए भी आज भी लोग उनको, हम शख्सियतों के नहीं उनके किरदार के ऊपर तनकीद करते हैं, बड़े अपराइट, बिल्कुल हिमायत भी करते हैं और मुखालफत भी करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान सबसे अहम तरीन चीज़ इसी में पाकिस्तान, इसी से फिर हम, क्योंकि देखें हम अखंड भारत पे बात कर चुके हैं, अखंड भारत का जो सबसे बड़ा मुंबा है वो है हैफा पोर्ट सिटी। ठीक है, वो आप मुझे अब इंडिया ने जितना अपने आप को बनाया, जितना उठाया, जितना डेवलप किया, जितना अहमदाबाद पोर्ट्स को डेवलप किया, जितना बॉम्बे पोर्ट को डेवलप किया, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट था जिसको इंडिया और इसराइल कॉरिडोर कहते हैं, जो के आने वाले। ये किस लिए बनाया गया? क्योंकि एक कॉरिडोर पाकिस्तान बनाने जा रहा था जिसका नाम था गवादर मेगा ऑयल सिटी। ठीक है। ये सी पैक पी पैक हमारा काम नहीं है, ये था हमारा काम, जिसका रिसर्चर मैं था। ठीक है। जिसको मैंने रिसर्च करने का आगाज किया 2009 से और 2013 में कंप्लीट करके जब आपके सामने पेश किया, ये हुक्मरान मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये तो पागल हो गया है। आज वही गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपकी मैं रिसर्च देख रही हूँ, कुछ चीजें मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन फॉल ऑफ अखंड भारत की तरफ उसी पे आ रहे हैं हम दोनों चीजों को लेके चले। अच्छा, ठीक है। आप अखंड भारत के साथ अगर पाकिस्तान को माइनस करेंगे, नहीं पाकिस्तान, नहीं हम पाकिस्तान तो मैंने आपको बताया ना, इसी जीत के अंदर हर चीज पोशीदा। आप आगे आइए, आप ब्रेक ले लीजिए। अच्छा, मैं तो ब्रेक आपका बहुत जल्दी आता है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम ज़ाहिर है आज भारत के हवाले से बात करेंगे और आगे चल के आपको भारत में जो इस वक्त इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ उसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन मैं आज कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, फैसल रज़ा आबदी साहब, तो ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का दावेदार है हिंदुस्तान, ठीक है, और उसके साथ लेकिन उसमें एक आप ही की बात को जहन में रखते हुए मैं भी कुछ पढ़ रही थी, तो पता चला कि इंडिया की जो फीकस आमदनी है ना, उस लिहाज से वो 100 से भी नीचे दर्जे पर है, यानी फीकस आमदनी वहां पर बहुत। मैंने आपको अखंड भारत के प्रोग्राम में बताया था कि ये सिर्फ बबल गम है,
यही लफ्ज बबल गम को आपने अंग्रेजी में कह दिया, जहां मैंने पढ़ा वो ये था कि ये सिर्फ हिंसों का हेर फेर है और टोटल क्रेडिट लिमिट पे चल रहा है, जो कि इसराइल ने कायम कर रखी है। ओके, नाउ यू कंटिन्यू विद योर। अच्छा, अब मैं आपको आगे आऊं कि देखें, रोथशाइल्ड की जो रद्दी है ना, उसका नाम डॉलर है। वो आज सादा कागज़ डाले उधर से डॉलर निकलेगा, और उसको किसी को पाकिस्तान में किसी ज़मीर फरोश सियासतदान को ख़रीदना है 1 अरब डॉलर के अंदर, तो 5 मिनट मशीन और ज़्यादा चला लेगा। उसके बाप का क्या जाता है, दुनिया में कितना डॉलर है किसी को कुछ नहीं पता। 2-4 ट्रिलियन डॉलर तो यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों के घरों के नीचे दफन है, जब चाहे निकाल लेना अगर हिम्मत है तो, बाकी तो लाके मुसल्लत कर दो हम पर। बहरहाल, डॉलर को नुकसान कहाँ पहुंचा 2015 में, जब ईरान और अमेरिका के अंदर मुआहदा हुआ, ओबामा ने किया, और ईरान को रिलीफ मिला 7 अरब डॉलर के साथ, उसका तेल मार्केट में आया, डॉलर कमज़ोर होना शुरू किया, पूरी दुनिया हैरान परेशान रह गई। अमेरिकन इंटेलिजेंस रोथशाइल्ड वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लेके आ गया, उसने उस मुआहदे को सबोताज किया, और कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आ गया दुनिया के अंदर। मैं उस वक्त आप ही के चैनल के अंदर प्रोग्राम करके गया था, हमने अप्रैल 4 को ये प्रोग्राम संभाला, 4 किस्तें की थी, और ये बताया था कि दुनिया में हर करेंसी नीचे जा रही है अलावा डॉलर के। तमाम करेंसियां डिक्लाइन कर गई अलावा डॉलर के। डॉलर को मजबूत करना शुरू किया। तो उसके फौरन बाद 23 अप्रैल को मैं यहाँ बैठा हुआ था। इन्होंने पूरी दुनिया के तेल पे कब्जा किया। पाकिस्तान के सहाफ़ी बता रहे थे, ओ जी मार्केट बंद है, तेल समंदर में बह गया। मतलब जाहिलों की भी कोई हद होती है। दुनिया बंद होगी तो तेल रिजर्व होगा। दुनिया को बंद करके तेल को जखीरा किया गया, क्योंकि 25-30 साल के बाद रिसर्च के मुताबिक दुनिया में तेल नहीं। मैंने यहाँ पे आके बताया कि 20 मिनट बाद दुनिया के ऊपर तेल का डाका शुरू हो रहा है। पाकिस्तानियों तेल रिजर्व कर लो। ये हंसते रहे, मुस्कुराते रहे मेरे पे कि हमारे पास तो ज़खायर ही नहीं है। इनको इतना नहीं पता जाहिल लोगों के तेल हमेशा कागज़ में रिजर्व किया जाता है, ज़खायर में नहीं। इंडिया कर गया 5 साल का, जो उसकी मईशत को मजबूती का सबसे पहला सबब बना। काश आप लोगों ने भी किया होता, आप लोगों ने नहीं किया। बहरहाल 24 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी पे लाइव प्रोग्राम में आके बताया कि ये तमाम दुनिया को बंद होने से जो तेल हमने ज़खीरा किया, अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर के अंदर इजाफा किया। स्ट्रेटेजिक ज़खायर वो होते हैं जो बनाए जाते हैं। हालांकि अमेरिका 35 अरब बैरल का मालिक है, आज तक एक बैरल ना निकाला। ये था हमारी हालत। बहरहाल हमने नहीं किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कर्ज है जी। 2013 में मैं जान गया, 100 रुपए कमाता है तो 80 रुपए जो हम दे देते हैं कर्ज, सूद, इसकी मद में। 20 रुपए बचते हैं, जिसमें 12 रुपए जाते हैं सिस्टम में। करप्शन का नाम सिस्टम है, हर आदमी इसी से मुंसलिक है। सुबह अगर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर 9 बजे देखो, चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे दरिंदे जा रहे हैं लूटने के लिए, खसूटने के लिए। इस सिस्टम के अंदर पूरे पाकिस्तान को जकड़ दिया गया। 8 रुपए बचते जिसपे आप पाकिस्तान चलाते। तो इस कर्ज से निकालना मेरे लिए अव्वलीन ज़रूरत थी। अल्लाह के घर को आज़ाद कराना मेरा ईमान, और पाकिस्तान को कर्ज के दलदल से निकालना मेरी मंजिल थी। मैंने इस पर 13 साल काम किया। बहरहाल आलमी दिमागों को पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए ज़रूरी थी कि कर्ज में जकड़ के रखना था। यार पाकिस्तान में तो जमहूरियत है, गल्फ के अंदर बादशाह चला रहे हो, अफ्रीका के अंदर डिक्टेटरशिप चला रहे हो, वहाँ तो तुमने कभी जमहूरियत की बात नहीं की। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हमारे सरों में डाल दिया, क्योंकि यही सियासतदानों की अव्वलीन प्राइम ड्यूटी थी कि इनको IMF और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे से बाहर ना जाने देना। ये इनकी प्राइम ड्यूटी होती है, जो इनको आका देते, चाहे नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इंसाफ हो, कोई भी हो, या ब्यूरोक्रेसी हो। इनके तमाम मफादात का वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जितना पैसा यहाँ से लूट के ले जाया जाता है, उसको वाइट वही एजेंसियाँ करती हैं। 500 अरब डॉलर के मिल्कियत की जायदादें इन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, वजीरों की अमेरिका, इंग्लैंड, UAE, गल्फ, टर्की, इधर हर जगह मौजूद हैं, और दुनिया से ये भीख मांगते फिरते हैं। सिर्फ अपना ही पैसा वापस ले आए ना, पाकिस्तान आज खड़ा हो जाएगा, जो बात करने वाली है। बहरहाल ये बात होती है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। अच्छा, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इन ज़मीर फरोशों के होते हुए पाकिस्तान को कर्ज से कैसे निकालें, तो वो मुझे समझ नहीं आता। उसके लिए इख्तियार चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, आवाम से वोट की भीख चाहिए। वोट ले लो, कल को 1 लाख वोट को 1000 कर देते हैं, 1000 को 1 लाख कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या खाक हमने मेहनत करनी थी, और मेहनत कहाँ करनी थी। पाकिस्तान का इस पूरे हमारे फार्मूले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान को अगर कर्ज से निकालना है ना, तो मेरे लिए लाजिम था डॉलर को ख़त्म कर दिया जाए दुनिया से। यही मैंने उस वक्त आपको 2013 में बताया था। इल्यूजन की बात कर रहे हैं कि नालियों में बहेगा। नहीं, आप इल्यूजन, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, रियलिटी बेस्ड बात, रियलिटी ही बात करता हूँ। अच्छा। और अगर 15 साल में मेरे कही भी चीजें कबूल नहीं हुई, तो फिर आप इस पे शक करें। वरना यही इंडियन मीडिया जो आज मुझ पे तनकीद कर रहा है, कोविड-19 में ये बड़े सुरमा, आपके इंडिया में काफी बातें हो रही हैं। करें ना, हमारा है उनसे दुश्मनी, रहेगी सारी जिंदगी, लेकिन मैशी जंग है, मुआशी जंग है। अच्छा। मैशियत में मारना है ना, बाकी मेरा ताल्लुक नहीं उनसे। यही इंडियन मीडिया और ये सारे सुरमा जो हम पे तनकीद करते हैं, जब कोविड आया था ना, ये मुंह लपेट के रफा हजत करते थे मास्क में। ये इतने बड़े बहादुर मर्द थे।
आज अगर इनके चेहरे पे मास्क नहीं है ना, ये मेरी जीत थी, क्योंकि मैंने उतर के इस खौफ को खत्म किया था और अपने मुल्क को खुलवाया था 7 दिन के अंदर। कहा था कि ये मुर्गी बकरे भेड़ इनके सांस लेने से ये ना मरे तो तुम हरामखोर कहां से मरोगे, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं बताया था ये डॉलर ये मैंने सुने ना, इसी से मुंसलिक है ना, डॉलर ही को तो मजबूत कर रहे थे और हम कमजोर कर रहे थे। मैं नहीं बताया था ये मास्क उतार दो, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की जो तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो इससे तुम्हारे फेफड़ों में कीड़े पड़ रहे हैं और वो फेफड़ा खुराक है उस कीड़े की, इस वजह से तुम्हारे फेफड़े खत्म हो रहे हैं। मास्क उतारा, लोगों को बचाया, अपने लोगों को बचाया। इस जिम के अंदर 4 मुल्कों के अंदर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी समेत, कि आप नहीं घुस सकते। बहरहाल अल्लाह की ड्यूटी थी, मैंने अदा की। अब इसका इस कर्ज से निकालने के लिए लाजिम था कि एक ब्लॉक आए सामने, ईरान, रशिया, चाइना। अब जाए 2013 से मैं इस ब्लॉक को बनाता आ रहा हूँ, इस माइंडसेट को, क्योंकि बहामी ट्रेड की वजह से ही डॉलर ने जाना था। सबसे बड़ी ट्रेड ही ऑयल है, ठीक है। इस ऑयल और गैस की ट्रेड के ऊपर ही तो सारी डॉलर की ट्रांजैक्शन है। ईरान, रशिया और चाइना ने 2013 में ये ब्लॉक के बनने का आगाज हुआ और बनते बनते आखिर इस नतीजे पे आए कि बहामी ट्रेड को वो बार्टर पे ले गए, जिससे डॉलर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा। इस वक्त दुनिया के 28 ममालिक इस चीज के फैसले के ऊपर कारबंद है कि हमने बहामी ट्रेड आपस में करनी है, अपनी करेंसी में करनी है, और इसके लिए सबसे लाजिम था कि डॉलर को कैसे खत्म करें। अब डॉलर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा था कि इस रूट चाइल्ड के मैकेनिज्म को खत्म किया जाए। अब पाकिस्तानी सियासतदानों ने क्या किया, देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही, 8,900 अरब रुपए का ऊपर खजाने पे बोझ चढ़ा दिया। पीएमएलएन की हुकूमत 5 साल रही, 14,650 अरब रुपए का बोझ चढ़ा दिया। फिर आया कायदे आजम के बाद सबसे बड़ा लीडर नियाजी, 14,365 अरब रुपए का बोझ चढ़ा दिया। फिर ये आए 14 जमाती ठग 1 साल के लिए, इन्होंने तो हद ही क्रॉस कर दी ना, 18,200 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। पाकिस्तान का एक्सटर्नल इंटरनल कर्जा कुल मिला के 75,000 अरब पे ले आए। ये कैसे खत्म होगा? ये ऐसे खत्म होगा कि हमने इसराइल को खत्म करना है, जो कि रोथशाइल्ड का मैकेनिज्म है। अगर इसराइल खत्म, दुनिया से डॉलर खत्म, इसराइल खत्म, दुनिया से यूनाइटेड नेशन खत्म, इसराइल खत्म, दुनिया से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खत्म, इसराइल खत्म, दुनिया से यूनिसेफ खत्म, इसराइल खत्म, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन खत्म, इसराइल खत्म, डॉलर खत्म। उसकी वजह यह है कि मेरी नजर हमेशा इनके ऊपर यह रही कि ये जो एग्रीमेंट करते हैं, जब वो मेरे पास आते थे, ये इसकी टोटल ट्रांजैक्शन है आपके लोन की, और इसके अंदर तमाम एग्रीमेंट्स मौजूद है। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जितने भी एग्रीमेंट करते थे लोन के, उसके अंदर मैं सिर्फ एक नुक्ता देख के खुश हुआ करता था और सजदा शुक्र अदा करता था, अल्लाह ताला ये आपका करम है कि ये नुक्ता है, क्योंकि इस नुक्ते के तहत पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है वो डॉलर में लिया है, और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1,000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा, और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। मेरे साथ आवाज मिलाएं, मेरी ताकत बने, इस डॉलर को गरक करने के अंदर मेरा साथ दे, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है। ये पढ़े एग्रीमेंट IMF और वर्ल्ड बैंक के, एग्रीमेंट तो बिल्कुल ठीक है। तो हमने हर सूरत इसको खत्म खत्म करना है, इस मैकेनिज्म को खत्म करना है। ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के 80 मुल्क इस शिकंजे से निकलेंगे बाहर, जिनकी आवाम का खून चूस रहा है IMF, वर्ल्ड बैंक, रोथशाइल्ड और ये अमेरिका। इससे निकालने के लिए हर सूरत इस डॉलर को गर्क करना, और इंशाल्लाह इसराइल के साथ ये गर्क होना शुरू होगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सबसे बड़ा झटका इस डॉलर को पड़ेगा, और ये 5 से 10% डिवैल्यू पे जाएगा। उस दिन पूरी दुनिया के लोग डर जाएंगे, उस दिन अरबों लोग डॉलर को डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड इस तरह करेंगे, ट्रिलियंस ऑफ टन के अंदर डॉलर यहां जमीन पे आपको पड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे पहली ख्वाहिश होगी डॉलर निकालो, डॉलर गिर रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि डॉलर कितना है दुनिया में, जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। आज छाप लो, कल छाप लो, परसों छाप लो, जहाज भर लो, प्लेन भर लो, जिसको खरीदना है डॉलर से खरीद लो। रद्दी है, एक रद्दी का नाम डॉलर है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, 26 नवंबर 2026 को इस डॉलर की हैसियत 0। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये लाइव भी जा रहा है, कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये उसका फैसला है। दज्जाल को शिकस्त यही तो है सबसे बड़े, कि उसकी करेंसी खत्म हो जाए। डॉलर के ऊपर क्या दज्जाल का साइन मौजूद नहीं? मैं ये सारी बात आपकी मानने के बाद आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक सुनने वाले या देखने वाले को गुजारिश सुने, 100 अरब डॉलर आप पे कर्जा हो, आप 2 रुपए डिवैल्यू करो,
तो 200 अरब का इजाफी बोझ पड़ जाता है। सर वो ठीक है। 70% जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है ना, वो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से। क्योंकि अगर आज पीपल्स पार्टी जाए बोले 1 अरब डॉलर दे दो, वो क्या बोलेगा, 5 रुपए इस पे अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दो, ये मान जाते हैं। इनकी वजह से 500 अरब डॉलर का बोझ हम पर, 500 अरब रुपए का बोझ हम पर सवार हो जाता है। 70% जो आपकी वैल्यू है ना, डिवैल्यू हुई है, वो इस करेंसी की डिवैल्यू की वजह से। अब इन्होंने क्या हथियार इस्तेमाल किया, आपके रुपए को डिवैल्यू करते गए, आपके कर्ज को बढ़ाते चले गए। अब उतरेंगे कैसे? डॉलर को आप डिवैल्यू करते जाएं, कर्ज नीचे आता चला जाएगा। कौन करेगा ये डिवैल्यू जो आपने अल्लाह करेगा, आप लोग का नहीं यार, ये इसी तरह करते रहेंगे सारी जिंदगी। अगर मेरी बातों पे सर 300 रुपए से ऊपर गया है, आपके यहाँ है ना, आपके यहाँ है। दुनिया की ट्रेड पे नजर डालें आप। दुनिया के हिसाब से चलेंगे, अपने मुल्क के हिसाब से चलेंगे? डॉलर तो दुनिया का है ना, आप लोग तो उसके खाली खरीदार हो और क्या हो। आप तो ईमान बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखना आप तो ईमान बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात सुने, इनका कहना है, मेरा कहना है डॉलर जिस तरह ये कानून कुदरत है, जो चीज जैसे तवल्लुद पाती है वैसे ही उसका इख्तिदाम होता है। जैसे ग्रेटर इसराइल को यूं बढ़ाया था वैसे ही शिलिंग होता जा रहा है। क्या 7 अक्टूबर से पहले आप ये मानती थी कि इसराइल को कोई इस तरह तबाह कर सकता है? हाँ वैसे ये बात आज क्या हुआ? लेकिन एक सवाल आया तो फिर माने ना, अल्लाह बहुत बड़ा है। मुझे कह रहे हैं ब्रेक का, लेकिन कितनी देर लगती है? आप एक नॉर्मल बात कहीं मैंने सुनी, लोगों ने मुझसे ये सवाल भेजा आपके लिए कि पूछा जाए कि इजराइल जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत लोगों के दरमियान है, जिसके पास लॉजिस्टिक में हमेशा कहती हूँ बेहतरीन है, इक्विपमेंट फुल है, एक लम्हा लगेगा वो फलस्तीन के ऊपर बम्बार्डमेंट करे, सारा कुछ मलिया मेट हो जाए, क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी से जवाब देगा अगर आप मेरी बात सुने। आगे बढ़, आलमी जंग की वजह से सब तो आलमी जंग हो रही है? नहीं हो रही ना। मैंने देखे ना, अब तो हसन नसरुल्लाह साहब का बयान आ गया कि इस जंग से आलमी जंग नहीं। तो इजराइल इसी तरह तिल के मारेगा? नहीं, फिर मैंने आपसे कहा मुहर्रम के चांद से कल बैतुल मुकद्दस फतह होगा, वहीं इजराइल की मौत है। अगर हैकल सलमानी ही खत्म हो गया तो हर चीज खत्म हो गई। इसलिए अल्लाह के घर की आजादी की दुआ करो, बजाय उनकी जुबान बोलने के हक की जुबान बोलो ना। कब्र में तुम्हारा वो तो नहीं आएगा बख्शवाने, अल्लाह ही आएगा ना। या फिर अल्लाह का ऊपर तुम्हारा ईमान ही नहीं है, टक्करे मारते रहो और उसको नमाज पढ़ते रहो। मैं ब्रेक से वापस आके मैं जरा इनसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब इन्होंने सब कुछ डिवैल्यू कर दिया तो हिंदुस्तान की मईशत पर भी ये कह रहे थे ना कि ये खत्म हो जाएगी, इसके बारे में इनकी क्या है? वहीं से हैफा खत्म, ये खत्म, दैट्स ऑल। मुझे तो आपकी बात समझ पहला मैंने आपको बोला 3 बार पटकूंगा इसकी मईशत को। पहला पटकूंगा हैफा पे, 2 उसके बाद बताऊंगा, वरना अभी से होशियार हो जाएंगे, क्या फायदा। वो ऐसे ही आपसे काफी होशियार हैं। ब्रेक मैं इनको और करूंगा, आप फिक्र नहीं करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले जाहिर है यहाँ पर गुफ्तगू यही हो रही थी भारत की, लेकिन आपको पता है सेंटर फैसल रजा आब्दी साहब की अपनी एक रिसर्च होती है और उस पर वो बात करते हैं, फिर उस नुक्ते पर आते हैं। लेकिन फैसल रजा आब्दी साहब, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के साथ बाकी सारी जमातों का इत्तेहाद, ऑपोजिशन, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, जो आपको पता है अल मारूफ RSS। लोगों का कहना है कि नेहरू के बाद तीसरी मर्तबा वजीर आजम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही विराजमान होंगे। हाउ यू सी अबाउट दिस ऑल पॉलिटिक्स? देखो मेरी प्यारी बहन, एक बात याद रखना, सच बताऊं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी आ जाए। हाँ। दोनों सूरतों में हमने इसको दफन करना है, जो भी आ जाए इसको दफन करना है, इसकी मैशियत को। अब जो भी आएगा क्रेडिट उसी के में जाएगा। लेकिन आज मैं इंडिया के मुसलमानों से एक सवाल करना चाहता हूँ। 20 करोड़ वोटर हो आप। हाँ, 20 करोड़ वोटर हो, रजिस्टर्ड। इतनी बड़ी तादाद हो, आपने अल्लाह के घर की इस आज़ादी पे कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना हमें सुनाई दी। आप लोग को देखना चाहिए केरला के इंसानियत दोस्त हिंदुओं को, केरला में हुआ है। क्या उन्होंने आवाज उठाई। जी। अगर ये आवाज ना होती तो हमें हिंदुओं से ही नफरत हो जाती। तो आप समझते हैं दिल्ली में इंतहा पसंद हिंदुओं से मेरा एक सवाल है और मुसलमानों से सवाल है, इंडिया के तमाम तजियाकारों से सवाल है, ये 18,000 दहशतगर्द अपने रिटायर और हाजिर फौजी तुमने फलस्तीन किस लिए भेजे? जबकि वहां ना कोई काम है, ना कोई फैक्ट्री चल रही है, ना पोर्ट चल रही है। हैफा पोर्ट से एक कंटेनर की ट्रांजैक्शन नहीं है, ना ही कोई वहां पे हवाई अड्डा चल रहा है। वहां के तमाम लोग तो बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 लाख IDPs है इस वक्त इसराइली जो खैमों में गुजारा कर रहे हैं हिजबुल्लाह के हमलों के बाद, अपने घरों में नहीं जा सकते। तो ये 18,000 वहां कौन सा काम करने गए? वहां करने गए मुसलमानों का कत्लेआम। इनको रफा क्रॉसिंग के ऊपर तैनात किया गया। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया 10,000 को लबनान की सरहद पर तैनात किया गया। तो इंडिया वालों, तुम हमारे मुसलमान माओ बहनों फलस्तीनियों के कत्लेआम में बनफ्से नफीस मौजूद हो। और अगर हमने कभी जिंदगी में नहीं कहा कि यहाँ कोई इंसर्जेंसी करो, इतनी बड़ी तादाद को भी हमने नहीं भड़काया, क्योंकि इस्लाम हमें इसका दर्ज ही नहीं देता कि किसी के अंदर आग लगा दो। हम तो मैशी जंग में, लेकिन अब वोट का हथियार तुमने इस्तेमाल करना है तारीख के मुसलमानों को और इन इंसानियत दोस्त हिंदुओं को, जिन्होंने फलस्तीन के लिए हक में आवाज उठाया। और आवाज उठाने वालों में कांग्रेस,
समाजवादी पार्टी और जनता दल मौजूद है जो इस इलेक्शन में मौजूद है। तुम्हारा इंतखाब मुसलमानों के कातिल जो कश्मीर में कत्ल किया, जो फलस्तीन में कत्ल किया, मोदी नहीं, ये जमातें होनी चाहिए। और अब तुम हारो या जीतो, लेकिन अपनी नफरत का इजहार करना, क्योंकि कल कब्र में भी हिसाब देना है तुमने। अगर तुम्हारा ईमान जिंदा है तो अल्लाह ताला के सामने फखर से खड़े होना, अपने वोट की ताकत से इसके ऊपर वो ताजिया ना मारो इस मोदी को, कि इसको पता चले कि अवाम में कितनी नफरत है मुसलमानों के कत्लेआम की वजह से। और मैं अमरीकी हुक्मरानों को कहता हूं, देखो गौर से, तुम इस फलस्तीन को इसराइल बनाने गए थे, आज अपनी यूनिवर्सिटीज पे और अमेरिका पे नजर डालो, पूरी अवाम इस वक्त फलस्तीन बन चुकी है। बिल्कुल, एक बड़ी तुमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार देने में लगाए थे। सुने मेरी बात, हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार देने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, 30 साल मेहनत की। लेकिन मैनहट्टन न्यूयॉर्क के ऊपर आज जो तुम्हारे नौजवान निकले हुए यूनिवर्सिटी के, उनके हाथ में हिजबुल्लाह का झंडा, इस्लाम की फतह का ऐलान है, फलस्तीन की फतह का ऐलान है। तुम उसको दहशतगर्द साबित करना चाहते थे, वो तुम्हारे आवाम के दिलों की धड़कन बन गई और हीरो बन गई। ये तुम्हारी शिकस्त है। इस शिकस्त को तस्लीम करो कब्ल इसके कि तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओ। और ये होना है इंशाअल्लाह अगले 2 साल में। अमेरिका को टुकड़े टुकड़े होते हुए उसी की आवाम के हाथ देखेंगे। देखें, अमेरिका की आवाम के हाथ में उसका मुस्तकबिल पोशीदा है, अटलांटिक और पैसिफिक के पानी इसका अंजाम है। और इंडिया की आवाम के हाथ में इस मोदी का अंत इख्तिदाम पोशीदा है। इंशाअल्लाह ये आवाम पूरा करेगी, नहीं तो माशी तौर पे हम पूरा कर देंगे। और अब कश्मीर की जंग हमने नहीं लड़नी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। कश्मीर अल्लाह के दिए हुए तोहफे के तौर पे खुद पाकिस्तान में चल के आएगा। अब मैं जल्दी जल्दी आपसे सवालात कर लूँ, एक दो, क्योंकि आप ज़ाहिर है आपने बहुत सारी चीज़ें की। मुझे ये बताएं कि इंडिया में लोगों की जो बचत का और बाकी सारा कुछ, आपकी जो माशी प्लान्स वगैरह की सारी बातें कर रहे हैं, उसके हवाले से मैंने ये पढ़ा है कि आज वहाँ पर हिंदुत्व जो पॉलिसी है मोदी की, उसको एक बड़ी सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी बबांग दौल तमाम जलसे जुलूसों में जो भी उन्होंने अपनी कैंपेन्स की, उसमें उन्होंने तमाम अक़लियतों को रगेदा है। तो इसका मकसद है कि हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो कम ना सही ज्यादा, लेकिन बहरहाल इंटायर इंडिया के खास आबादी के साथ है। आज नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान अखंड भारत के ऊपर उठना शुरू हुआ जब इन्होंने अपनी असेंबली के अंदर उसका नक्शा लगाया। हम 18 नवंबर को बता रहे थे और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। सबसे पहले तो वो शर्म से डूब के मर जाए, क्योंकि हकीकत निकला। तो इंशाल्लाह ये नहीं बनेगा। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ ना, 26 नवंबर 2026, 26 का साल अल्लाह का तय है, 26 नवंबर की तारीख मैंने मुतय्यन की है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसको मुआशी तौर पर ख़त्म कर देंगे। ये के इतने टुकड़े होंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। और सुने, तमाम लोगों को इसके चुंगल से निकालना ही शायद इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ी भलाई हो। ये तमाम लोग जिन पे वो आज तनकीद कर रहा है, ये इसी इलेक्शन में इसको देंगे। हाँ, अगर एजेंसियां जिस तरह CIA वहाँ करती है, वो यहाँ करती है, वो अगर हो जाए तो एक मिसहैप हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसके होते हुए इंडिया तबाह हो, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, थैंक यू वेरी मच सेंटर फैसल।